नमस्कार। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब भारत ने कोई जंग लड़ी है और जीती है तो मैदान में तो हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब बात टेबल पर आकर रुकी तो हमें निराशा हुई। अब जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात सामने आई और फिर से मीटिंग्स का दौर चल रहा है, 12 मई को एक बहुत बड़ी मीटिंग होनी है, बहुत अहम मीटिंग होनी है। उसमें यह डिसाइड होगा कि किन ग्राउंड्स पर यह सीज फायर होगा या किन ग्राउंड्स पर हम किन शर्तों पर पाकिस्तान को दबाएंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसी बीच लोगों को याद आ गया है 1971 का युद्ध। उसके बाद 1972 में जिस तरीके से शिमला समझौता हुआ था, दोनों को एक साथ मर्ज करके लोग बातें कर रहे हैं। जैसे 1971 का वो जो ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था इंदिरा गांधी ने। बताया जाता है कि 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो उसमें बहुत सारी और शर्तें पाकिस्तान पर थोपी जा सकती थी, लेकिन थोपी नहीं गई। तो फिर वही बात कि जंगे मैदान में हम जीते, लेकिन टेबल पर आते आते हम थोड़े से हल्के पड़ गए और ये इतिहास गवाह रहा है। मैंने इसीलिए बोला आज ग्राफिक्स के जरिए, एक एक पॉइंट के जरिए और साल दर साल क्यों मैं ये बात कह रही हूं, यही सारी चीजों को आपको समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, देखिए, मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि देश में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी अगर चौधरी बनाना था तो रूस को बना लेते, ये ट्रंप को काहे बनाया। और अमेरिका तो भरोसे के लायक है भी नहीं, अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है रूस, उसी के दिए गए S-400 डिफेंस सिस्टम से आप जंग जीत रहे थे। अमेरिका का हथियार F-16 तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था, चाइना के दिए जो डिफेंस इक्विपमेंट से उससे तो पाकिस्तान लड़ रहा था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप से यह समझौता करवाया गया। और करवाया तो करवाया, पहला ट्वीट कम से कम आपका आना चाहिए था, पहला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का आया और इससे दुनिया भर में और भारत के लोगों के बीच ये मैसेज गया कि ये सब कुछ जो किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और दुनिया का चौधरी डोनाल्ड ट्रंप है, वही पंचायती करवा सकता है। अब उसके आगे की बात, अब लोग कह रहे हैं कि ये तो हर बार होता है कि हम मैदान जंग में जीत जाते हैं, लेकिन हम टेबल पे हार जाते हैं। और जैसा आपने बताया नम्रता, बार बार लोग उसका उदाहरण दे रहे हैं 1971 का कि हमारे सिर्फ 54 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में, हमने 93,000 को छोड़ दिया, उन 54 लोगों को 54 मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। उसके अलावा जो शिमला समझौता किया वो पाकिस्तान उसमें जीत गया। मैं एक एक कर आपको बताता हूं। और ये आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब देश ये कह रहा है कि मोदी जी प्लीज इस बार टेबल पे मत हारिएगा। जंग के मैदान में जो हुआ उसमें हमारी फतह हुई है, हमने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए हैं, हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बढ़त है वो टेबल पे जाके समाप्त हो जाए और फिर से वही ढाक के तीन पात। एक एक करके हम बताते हैं कि ये देश क्यों डरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं 1948 की। 1948 में आपको पता होगा कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी फौज आई और उन्होंने कश्मीर में हमला करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक हमारे अनंतनाग तक वो आ गई थी। फिर मजबूरी में राजा हरि सिंह ने भारतीय फौज को बुलाया, वहां पे अपील की भारत सरकार से, उसके बाद भारतीय फौज गई। भारतीय फौज एक के बाद एक लॉस्ट ग्राउंड कैप्चर कर रही थी। हमारा आज बारामूला, हमारा अनंतनाग, ये सब धीरे धीरे कैप्चर कर रही थी और भारतीय फौज बड़ी तेजी से बढ़ रही थी पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की तरफ। लेकिन पता नहीं हमारे नेताओं में क्या चुल है कि अचानक बीच रास्ते में ही चले गए जवाहरलाल नेहरू UN और कर लिया समझौता। वो अधूरी जीत आज भी अधूरी है। POK पाकिस्तान के पास, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास, बस कुछ दिन रुक जाते नेहरू जी तो ये कश्मीर समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती, क्योंकि भारतीय फौज पूरा POK और पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान अपने कब्जे में ले चुकी होती और इसके बाद आपको समझौता करना था, UN जाना था, अंतरिक्ष जाना था, जाते रहते ना भाई, कौन मना किया। अब हम आगे साल बताते हैं, सिर्फ बात 1948 के नहीं है। अब आते हैं 1954 में। 1954 में तिब्बत को बहुत उम्मीदें थी भारत से, दलाई लामा भागकर भारत आए और तिब्बत हमेशा से एक स्वतंत्र देश रहा है। लेकिन 1954 में झड़पें हुई, हमने नाथुला पास के पास वो जंग जीत भी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
अचानक शांति के कबूतर उड़ाने की चुल मची और हमने तिब्बत को चाइना का अंग मान लिया। क्यों माना, आज तक जवाब किसी को नहीं मिला। आज भी दलाई लामा निर्वासित जीवन जी रहे हैं। आज भी हजारों लाखों बौद्ध जो तिब्बत के हैं वो भारत में और दुनिया के अलग अलग देशों में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वहां पर भी शांति की चुल या यूं कहें कि वर्ल्ड लीडर कहलाने की हवस ने भारत को एक और मात दे दी थी। अब अगले साल आते हैं, यह 1954 की बात है। 1960 में सारी नदियां भारत से होकर गुजरती हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा देश बताइए जो अपने यहां नदी जो है, जो ओरिजिनेट हुआ है, पानी बह रहा है और वो 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा दुश्मन देश को दे दे और कहे कि हम तो भाई 1/5 पे ही संतोष कर लेंगे। यह हुआ है। जिस वक्त हमारा राजस्थान प्यास से तड़प रहा था, पानी की कमी थी, किसान के खेतों में पानी नहीं था, हमने सिंधु नदी का 4 हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, मतलब सिंधु नदी के पानी का, और सिर्फ 1 हिस्सा रख लिया। और क्यों? विश्व बैंक और अमेरिका के दबाव में। आज भी उसका दुष्परिणाम भुगत रहा है देश, और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि हम फिर से समीक्षा करेंगे। इक्वल टर्म्स पे बात होता है, ऐसा नहीं कि अपना सब कुछ देके एक चवन्नी अपने यहां रख लिए 1 रुपए में। वो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हम फिर टेबल पे हारे। अब आगे की साल की बात करते हैं, 1962 चाइना के साथ हम बुरी तरह परास्त हुए हैं। वो कबूल करते हैं। अब चीन से हमें सीखना चाहिए कि एक जीता हुआ राष्ट्र कैसे बिहेव करता है। और क्या हमने 1971 में किया? पहले 1962 की बात। भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि आज भी चीन के कब्जे में है। जिस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं उसका अक्साई चीन का एक बड़ा इलाका आज भी चीन अपना हिस्सा मानता है। आज भी सीमा विवाद इसी वजह से है कि हम कहते हैं कि वो हमारी भूमि थी, वो कहता है तुम हार गए, वो हमने कब्जा लिया, अब हमारी है। और पता है, जब भारत माता के हजारों हेक्टेयर भूमि पर चीन कब्जा करके बैठा था तो संसद में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि अरे उसके लिए क्या लड़ना, वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता है। अरे भाई, अगर आपके देश के किसी हिस्से में घास का तिनका नहीं उगता है तो क्या दुश्मन देश को दे देंगे? दे दीजिए रेगिस्तान राजस्थान का पाकिस्तान को, क्योंकि वहां भी कुछ नहीं उगता है। दे दिए कच्छ के कछार को पाकिस्तान को, कि वहां भी कुछ नहीं उगता है, दलदली मिट्टी है। फिर तो जो देश विषुवत रेखा पे रहते हैं या फिर पोल पे रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां तो सिर्फ बर्फ रहती है, घास का तिनका नहीं उगता, तो वो दे दे, सौंप दे अपने देश को दूसरे को। यह तर्क दिया गया था हमारे शांति के मसीहा, गुलाब जेब में रखने वाले, सफेद कबूतर उड़ाने वाले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह है, हमने हर युद्ध के बाद कुछ न कुछ गंवाया है। अब आगे की साल बढ़ते हैं, 1962। 1966 में 1965 की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, हम जीते वो लड़ाई। हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंचने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक समझौता करना पड़ा। ताशकंद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री गए और पाकिस्तान की तरफ से वहां से पहुंचे थे। जो सबको पता है कि ताशकंद आज भी एक मिस्ट्री है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई, किसी को नहीं पता, और कई तरह के सवाल हैं। लेकिन 1966 में एक समझौता हुआ, 1 साल बाद, 1965 की लड़ाई के 1 साल बाद। और उस समझौते में क्या हुआ कि एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं हाजी पीर, उस पहाड़ी को हमने पाकिस्तान को सौंप दिया। क्यों? नोबडी नोज। और पता है, उसी हाजी पीर की पहाड़ियों से लगातार आतंकियों की घुसपैठ हमारे कश्मीर में हो रही है आज तक। वो ऊंचाई पे है, हम लड़ते हैं तो हमें नीचे से मारना पड़ता है, वो ऊपर से बरसाते हैं। हमने एक रणनीतिक महत्व के एक ठिकाने को खो दिया और किसी को नहीं पता कि क्यों खोया। इसके बारे में तो चर्चा भी नहीं होती कि हाजी पीर हमने क्यों दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कछवाकू द्वीप के बारे में बोलते हैं, जो कि सौंप दिया गया, वो हमारा हिस्सा था। हम देने में बड़े माहिर हैं। हम जो हमारे पूर्वजों की जमीन है उसको अपने बाप की संपत्ति समझकर दान करते रहते हैं। तुम थोड़ा सा ले लो श्रीलंका, तुम थोड़ा सा ले लो पाकिस्तान, तुम ले लो चाइना। बाकी किसी देश ने अपनी 1 इंच भूमि भी दी है क्या भारत को? नहीं दी है। 1966 के बाद अब आते हैं अगले साल। यह भारत के लिए सबसे बड़े गर्व का साल था। हमारा
मानना यह है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। हमने ढाका पे फतह कर लिया। 92,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हमने उनकी पैंट उतरवाई, पैंट रिमूवल सेरेमनी। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने जो साइन किया वो सबने देखा। लेकिन इतने बड़े फतह के बाद दुनिया भर में नाम होना चाहिए था, दुनिया में भारत की धाक होनी चाहिए थी। लेकिन फिर हुआ क्या? शिमला शांति समझौता। शिमला शांति समझौते में भारत को क्या मिला वो अभी रिसर्च का वर्क है, लोग ढूंढ रहे हैं कि भारत को क्या मिला। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला वो पूरी दुनिया को पता है। उसका एक एक सैनिक छूट गया। 92 के 92,000 सैनिक चले गए पाकिस्तान। हमारे सिर्फ 54 सैनिक उनके कब्जे में थे, वो वहीं मरते रहे अंत समय तक। आज उनमें से कौन जिंदा है कौन मर गया किसी को नहीं पता। ये जीता हुआ राष्ट्र इस तरह का नेगोशिएशन कर रहा है। और नेगोशिएशन क्या किया कि जब भी जो कश्मीर विवाद है वो द्विपक्षीय वार्ता से हल हुआ। अरे कश्मीर विवाद है ही नहीं, सीधे कहना था कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, हम जीते हुए हैं, वापस करो। नहीं तो जब हम तो कब्जे करने की स्थिति में थे। जब हमारी सेना लाहौर तक चली गई थी तो पीओके के क्यों नहीं कब्जा कर सकते थे? लेकिन नहीं किया। शांति की चुल, टेबल पे हार, ये हमेशा होती रही। इससे बड़ी जीत भारत को कभी मिल नहीं सकती और न मिली थी। लेकिन उस बड़ी जीत को हमने फिर से टेबल पे गंवा दिया, और सिर्फ इसलिए कि वर्ल्ड पावर के नजर में हमारी इमेज अच्छी रही। भारत की विदेश नीति के साथ हमेशा एक समस्या रही है कि हम गुड बॉय बनना चाहते हैं, अच्छा बच्चा दुनिया का। अमेरिका भी हमारे पीठ थपथपाए, रशिया भी थपथपाए, चाइना से भी दोस्ती, ईरान से भी दोस्ती। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, और कोई उसे अपना मानता भी नहीं। आज दुनिया के हर देश के पास एक अपना गुट है, अपने दोस्त हैं। भारत के पास कौन है जिसे अपना कहने को है? जो रूस था उसको भी हम धीरे 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 गंवा रहे हैं, क्योंकि हम रशिया और अमेरिका से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आप करो मेंटेन, वो भी करेंगे। ईरान हमेशा से हमारा दोस्त था, आज धीरे धीरे वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। ये अब पता नहीं, हम एक वहम में रहते हैं कि सारा देश हमारा कहना मानेगा और हम बहुत बढ़िया आदर्श की बातें बतियाएंगे तो पंच रहेंगे। लेकिन कोई ताकत की पूजा करती है दुनिया। अगर ताकत है, आप कुछ कर सकते हो, आपका ध्वंस है, तब तो मानेंगे, और नहीं तो शांति की बातें करते रहिए, कोई नहीं सुनता। क्या नेल्सन मंडेला खराब थोड़ी ना थे? लेकिन अफ्रीका को कोई पंच क्यों नहीं बना था? कभी सोचा है? अब आते हैं आगे के साल में क्या हुआ। ये था कांग्रेस के राज तक। अब आइए मोदी राज 2021। आप सबको पता है 2020 में चाइना के साथ एक विवाद हुआ था। चीन ने हमारे लद्दाख के कुछ क्षेत्र में अपनी सेनाएं घुसा दी थी, टेंट वगैरह बना लिया था। उसके बाद सारा कुछ नेगोशिएशन हुआ तो चाइना ने कहा कि हम वापस हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैलाश हाइट्स जो है वह बफर जोन रहेगा। वो हमारे क्षेत्र में आया और वापस हटने के लिए कैलाश हाइट को, जो हमारे कब्जे में था, उसे बफर जोन बना दिया कि वहां दोनों में से कोई नहीं होंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं। मोदी युग, मतलब पहले आपके घर में कोई घुस जाए और घर से बाहर जाने के लिए कहे कि मैं इतने पैसे दूंगा या ये अपना ऑर्नामेंट समेत दे दो, तब बाहर जाएंगे। और जब बाहर कर दिए तो हम अपनी जीत बता रहे थे, वाह वाह हमने तो घर से बाहर निकाल दिया। अरे भाई उसका क्या गया? ये था 2021 में बफर जोन को मान्यता दे दी। कैलाश हाइट जो कि भारत का इलाका था उसको बफर जोन के रूप में मान्यता दी गई है। अब आते हैं अगले साल 2025, मौजूदा ऑपरेशन सिंदूर। पहला दिन जोश, आतंकी ठिकाने तबाह, कई दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। दूसरा दिन भारत के ड्रोन्स ने लाहौर पे कहर बरपाया और पाकिस्तान के कई इलाकों में लोग भागते चीखते चिल्लाते नजर आए। पाकिस्तान ने जो हमला किया हमने रोक दिया। तीसरा दिन लग रहा था कि फिर कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान ने फतह मिसाइल दाग दी हमारे अंदर। हमारी बहादुरी की हमने रोक लिया। हमारी बहादुरी, पाकिस्तान से आने वाले हजारों ड्रोन्स को हमने रोक लिया। हमने 36 शहर बचा लिए। बढ़िया बात है, बचा लिया। लेकिन उसके बाद सीज फायर समझौता। क्या पीओके हमारा हो गया? नहीं। क्या बलूचिस्तान आजाद हो गया? नहीं। क्या गिलगिट बाल्टिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया वो भारत का हो गया? नहीं।
क्या काराकोरम पास हमारे पास हो गया? नहीं। अचीव क्या हुआ? 7 आतंकी ठिकाने जिसको हमने नष्ट किए। जितना हमने नष्ट किए ना, पाकिस्तान की फौज इतना हर महीने मारती है अपने लोगों को। आपके लिए अचीवमेंट होगा, वहां रोजमर्रा की जिंदगी है। और एक बात याद रखिए, मसूद अजहर का परिवार मरा है। अगर भारत में कोई इस मुगालते में है कि वो सुधर जाएगा, तो उसका एक स्टेटमेंट याद कीजिए जो अपने परिवार के मरने के बाद उसने दिया था कि अब हिंदू हमसे कोई मर्सी की उम्मीद न रखे। ये मसूद अजहर ने कहा है, उसका बयान पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है। यह है आज तक की स्थिति। इसलिए देश ये उम्मीद कर रहा है कि जो हुआ वो हुआ, कम से कम बातचीत की टेबल पे पिछली वाली गलतियां मत कीजिएगा। और हम जब गलती करते हैं अपने देश में ढिंडोरा पीटते हैं, वाह वाह हमने ये कर लिया वो कर लिया। हकीकत देखिए, देखिए, तेल की धार देखिए, और दुनिया की मीडिया पढ़िए कि पूरी दुनिया भारत के बारे में क्या कह रही है, वो सच्चाई है। बस उम्मीद यही है कि 12 तारीख को 12 बजे बातचीत का दौर शुरू होगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और वहां के मार्को रूबियो जो हैं, उनके ट्वीट के अनुसार किसी न्यूट्रल जगह पे बातचीत होनी है। बातचीत हो, लेकिन उसमें भारत को कुछ ठोस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं ढीला ढाला नहीं कि बस हो गया समझौता। विस्तार से हमने समझा कि टेबल पर आकर हमें कैसे निराशा हाथ लगी। अगर मैं ये जो संभावित मीटिंग होनी है इसको लेकर बात करूं, हालांकि सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन फिर भी किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, कोई आइडिया? देखिए, एक मीडिया में ही खास करके वो सूत्रों के हवाले से चल रही थी कि भारत ने अपना नीतिगत परिवर्तन किया है। भारत ने कहा है कि अब कोई भी आतंकी हमला देश के खिलाफ जंग मानी जाएगी। यह सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। दूसरा मुद्दा कि सिंधु जल जो समझौता हुआ था वो फर्जी था, वो हमारा है और हमारे अनुसार हमारी इच्छा होगी कि हम कितना पानी देंगे। जो हमारा है हम दूसरे को देने के लिए बाध्य नहीं है, वो हम अपनी मर्जी से, यानी सिंधु जल समझौता। तीसरा, पाकिस्तान, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि सुधरेगा, लेकिन पाकिस्तान को भारत विरोधी नैरेटिव और खास करके रिलीजन के मुद्दे पर जो जहर भरा हुआ है उसका डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा मुझे नहीं पता। लेकिन सिंधु जल समझौता, और अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो वो देश के खिलाफ जंग माना जाएगा। और देखते हैं भारत सरकार क्या करती है, क्या ठोस है उनके पास। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विवादित स्थल हैं, बिल्कुल, जैसे हाजीपीर का इलाका है, पीओके है, गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि आज तक पाकिस्तान ने भी गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने देश का हिस्सा नहीं माना है। आज भी पाकिस्तानी संसद के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान का एक भी प्रतिनिधि नहीं होता। अगर वो उनका नहीं है तो फिर हमारा है। इस बारे में जरूर बातचीत होनी चाहिए। पता नहीं और भारत सरकार ने क्या कुछ रखा है अपने। चलिए इंतजार करते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। 12 मई को ये मीटिंग होनी है, देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार मीटिंग टेबल पर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, विस्तार से ये जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और बाकी आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।